हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। सो गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो ये टॉपिक में क्या लिखा है एनसीईआरटी में। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ कम्प्लीटेड 3 डिकेड्स सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। जो ये रिफॉर्म आए थे, ठीक है, 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, ये लगभग कब ख़त्म हुए थे? पूरे 3 डिकेड बाद, यानी 30 सालों तक जो है ये प्रोसेस चलता रहा था। लेट अस नाउ लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकॉनमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडियन इकॉनमी ने कैसे क्या किया, क्या नहीं किया, ये सभी हम देखने वाले हैं। इसमें क्या ग्रोथ हुई, नहीं हुई। इन इकोनॉमिक्स, द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ग्रोथ कैसे देखी जाती है कि इकॉनमी की, ग्रो कर रही है नहीं कर रही है? उसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से। जीडीपी बढ़ रहा होगा तो माना जाएगा हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। जीडीपी कम हो रहा होगा तो मानेंगे हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही है बल्कि गिर रही है। लुक एट द टेबल 3.1। अब यहाँ पे एक पीछे टेबल दे रखी है तो उसमें उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। द पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ इन द जीडीपी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस फॉर 2 डिकेड्स। सो लिखा है पोस्ट मतलब बाद में। 1991 के बाद क्या हुआ हमारे इंडिया में? जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, कंटिन्यूसली बढ़ती रही, पूरे 20 सालों तक बढ़ती रही। डिकेड्स मतलब होता है एक डिकेड 10 साल, तो यहाँ 20 साल हो गए बढ़ती रही। The growth of GDP increased from 5.6% during 1980-91 to 8.2%. So अपनी GDP कितनी बढ़ गई? पहले 5.6% थी, फिर बढ़ के ये हो गई 8.2%। 2007 और 12 का डाटा यहाँ पे दे रखा है। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइंड। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करा। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। While the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up. और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें फ्लक्चुएशन आ रहे थे, यानी कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ गिर रही थी और साथ में जो सर्विस सेक्टर है वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, सर्विस सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा था। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट जीडीपी ग्रोथ इज़ मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो इससे हमें क्या पढ़ने में समझ आया कि जीडीपी ग्रो हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन रीज़न क्या था उसका? सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर ही एक लौता ऐसा था जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था। ड्यूरिंग 2012 to 15 देयर हैज़ बीन अ सेटबैक इन द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स विटनेस पोस्ट 1991। सो यहाँ पे ये डाटा आगे इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे किस किस में जो है ग्रोथ हुई, किस किस में नहीं हुई। यहाँ एक वर्ड लिखा है सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना। तो यहाँ पे ग्रोथ बता रहे हैं कि 2012-15 में काफ़ी ज़्यादा ग्रो गिर गई थी हमारी ग्रोथ, हमारी इकॉनमी की। वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14। 13-14 में एक बारी एग्रीकल्चर में यहाँ भाई ग्रोथ आई थी। ठीक है, दिस सेक्टर विटनेस नेगेटिव ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट यानी बाद के सालों में फिर दोबारा से क्या हुआ? नेगेटिव ग्रोथ हो गई। 13-14 में तो एग्रीकल्चर बढ़ा, लेकिन उसके बाद के सालों में वो गिरता चला गया। वाइल द सर्विस सेक्टर कंटिन्यूड टू विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो सर्विस सेक्टर की अगर बात करें भाई, उसमें तो ग्रोथ हो ही रही थी। ठीक है, और उसी की वजह से अपना जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था 2014-15 में। आगे देखो, आगे क्या लिखा, पढ़ते हैं। दिस सेक्टर विटनेस अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ 9.8%। तो सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ दिखा रहे थे अपने को? 9.8। यानी सर्विस सेक्टर, शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं अभी तक कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था सर्विस सेक्टर। द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस अ स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग 2012-13। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी गिर गया था 2012-13 में। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट बिगिनस टू शो अ कंटिन्यूस पॉजिटिव ग्रोथ। लेकिन जब बाकी बाद के साल आए, 2013 के बाद के साल आए, उनमें हाँ थोड़ा बहुत ग्रो किया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने यही पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी गिर रहा था तो कभी उठ रहा था तो कभी गिर रहा था, ये सब चल रहा था उसमें। द ओपनिंग ऑफ द इकॉनमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी? ओपन का मतलब है भाई सबके लिए खुल गई थी, चाहे कोई देश आके हमारे देश में ट्रेड करे, चाहे हम कहीं जाके ट्रेड करें, किसी भी के साथ ट्रेड हम कर सकते थे। तो इस तरह से ओपन हो चुकी थी हमारी इकॉनमी, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। यानी बाहर के देश के लोग, बाहर की देश की कंपनी भी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे, डॉलर आने लगे थे अपने पास। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या था? फॉरेन के लोगों का इन्वेस्ट करने से इधर क्या मतलब था? एक तो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इंडिविजुअल्स आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। एक था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट
कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो क्या लिखा है, हैज़ इंक्रीज। अब ये कितना बढ़ गया देखो अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन यूएस डॉलर से 30 बिलियन यूएस डॉलर हो गया 2017-18 में। देख लो कितना मिलियन से बिलियन में पहुंच गया। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले कितना था 6 बिलियन यूएस डॉलर, फिर हो गया 413 यूएस बिलियन डॉलर। देख लो 6 और 413 में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। 2018-19 का डाटा है ये। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। भाई इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, सब देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मैं सबसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। सिंस 1991 इंडिया हैज़ सीन एज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स। अब 1991 के बाद क्या हुआ इंडिया में, इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा जैसे ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स यानी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, ये सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगा। पहले हम क्या किया करते थे, सिर्फ इंपोर्ट किया करते थे, बाहर के देशों से सामान अपने देश में मंगाते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर के देशों में अपना सामान बेचने लगे। राइजिंग प्राइसेस हैव ऑल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल। जो प्राइस बढ़ते जा रहे थे हमने उसको भी कंट्रोल में कर लिया था, काफ़ी जो है संभाल में आ गए थे। On the other hand, the reform process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy. लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो हमने पढ़ा कि चलो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो ये रिफॉर्म था आए थे, जो एलपीजी आई थी, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बोला गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इसमें कवर ही नहीं हो रही थी। जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं किया जा रहा था, एग्रीकल्चर की ग्रोथ काफ़ी कर रही थी, इससे रिलेटेड कुछ नहीं किया जा रहा था, इंडस्ट्रीज़ भी ऊपर नीचे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा था, इससे भी रिलेटेड कुछ नहीं किया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचा जा रहा था, फिजिकल मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे बढ़ रहे थे उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा जा रहा था इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा इसको नेगेटिव तरीके से लिया गया। आगे बढ़ते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है इधर। दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज इन द रिफॉर्म पीरियड। अभी हमने पढ़ा भाई जीडीपी बढ़ी, ठीक है। Scholars point out that the reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. लेकिन स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, भाई जीडीपी तो बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ी ही नहीं, लोगों को नौकरियां तो मिल ही नहीं रही थी। यू विल स्टडी द लिंक बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। आगे अगली यूनिट में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चेंजेस है इसमें पढ़ते हैं। रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर विद द ग्रोथ रेट हैज़ बीन डिसलरेटिंग। यहाँ पे बोल रहा है जो रिफॉर्म्स आ रहे थे उससे एग्रीकल्चर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो हो ही नहीं रही थी, एग्रीकल्चर तो काफ़ी डाउन चला जा रहा था, है ना। सिंस 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन हैज़ फॉलन। 1991 के बाद क्या हुआ, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी यानी जो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो इतना नहीं हो रहा था। जैसे कि गवर्नमेंट इरिगेशन पे, पावर पे, रोड्स पे, मार्केट पे, रिसर्च पे, इन सब चीज़ों पे पैसा लगा ही नहीं रही थी। फॉलन यानी फॉल मतलब ये तो गिरना, पैसा कम कर दिया गवर्नमेंट ने बढ़ाने के बदले एग्रीकल्चर पे। तो जब एग्रीकल्चर पे पैसा ही नहीं लगा रही थी तो उसकी ग्रोथ रेट तो डाउन जानी ही है ना। फर्दर द पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फर्टिलाइजर्स पे, खाद पे जो सब्सिडी मिल रही थी वो रिमूव कर दी गई, थोड़ी बहुत पार्शियल यानी थोड़ी बहुत हटा दी गई। जितनी मिल रही थी, जैसे कि 100% मिल रही है तो 80% कर दी, 70% कर दी, 60% कर दी, ऐसे मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितनी कर दी, लेकिन कम कर दी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। भाई जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं देगी, पैसे नहीं देगी, थोड़ा सपोर्ट नहीं देगी तो हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी, हमें हर चीज़ महंगी पड़ेगी, है ना। विच हैज़ सेवरली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और स्मॉल फार्मर्स जो हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था यार, क्योंकि वो ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास तो इतनी इनकम ही नहीं होया करती थी, तो यहाँ बहुत दिक्कत आ रही थी उनको। दिस सेक्टर हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ भाई, बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी,
यानी अगर बाहर के देश से हम अपने देश में कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उस पे हमें कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है। लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बहुत कम कर दिया गया। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई इम्पोर्ट से, यानी जितना मर्जी बाहर के देशों से जो मर्जी मंगाते रहो, कोई टेंशन नहीं। These have adversely affected Indian farmers as they now have to face increased international competition. इसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को भाई नुकसान हुआ, उनके लिए इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया इंटरनेशनल कंपटीशन? क्योंकि अब जितना मर्जी, देखो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए ना, तो जितना मर्जी बाहर से मंगाओ, तो हमारे देश का सामान तो बिकेगा ही नहीं, बाहर के देश का सामान बिके जा रहा था। और साथ में अभी हमने क्या पढ़ा कि इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो सब कुछ सस्ते में हमारे देश के अंदर घुस जाएगा, और सब कुछ सस्ता हमारे देश में बाहर के देश का सामान घुस जाएगा, तो लोग हमारे देश का महंगा सामान क्यों खरीदेंगे, बाहर के देशों का सामान खरीदेंगे। हुई ना दिक्कत। मोर ओवर बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर, साथ में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी जो कि गवर्नमेंट ने बना रखी थी फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर ऑल एक्सपोर्ट मार्केट फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट थी, यानी जो अपने देश के जो इंडियन फार्मर्स थे जो अपना खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैश क्रॉप वो उगाने लग गए। ठीक है, फूड ग्रेन्स नहीं उगा रहे थे इन लियो, मतलब बदले में फूड ग्रेन्स के बदले वो कैश क्रॉप उगाने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ गया। क्योंकि जैसे कि यार देखो, सब किसान अगर चावल वावल उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे तो हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन सब लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ जैसे कि कॉटन उगाने लग जाएंगे, है ना, ऐसी चीज़ें उगाने लग जाएंगे जिससे बेच के उनको पैसा मिले। तो भाई जब कोई अनाज उगाएगा ही नहीं तो अनाज जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा। तो यहाँ हमें दिक्कत आ रही थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स आए थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन। अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्री भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, अप डाउन हो रही थी बार बार। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू द वेरियस रीजन सच एज चीपर इम्पोर्ट्स। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि डिमांड गिर रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। क्यों गिर रही थी? क्योंकि चीपर इम्पोर्ट्स का मतलब है कि भाई बाहर के देश से जो हम दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट कर रहे थे, अपने देश में खरीद रहे थे, वो सस्ता था, और जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही थी वो महंगी पड़ रही थी। तो जाहिर सी बात है यार, लोग अपने देश का सामान क्यों खरीदेंगे यार? जब उन्हें महंगा मिलेगा तो बाहर कोई भी बंदा आके उन्हें सस्ते में सामान बेचते थे तो वो तो वही खरीदेंगे ना। अब आप भी मार्केट में जाते हो, 10 तरह के कपड़े हैं, चाहे कोई किसी देश का कपड़ा हो, जोन सी देश का कपड़ा आपको सबसे सुंदर दिखेगा, सबसे टिकाऊ दिखेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का दिखेगा और सबसे सस्ता दिखेगा, वही खरीदोगे। कंपनी तो नहीं देखोगे कि नहीं ये तो इंडियन कंपनी का कपड़ा है, महंगा है तो क्या हुआ, हम तो यही खरीदेंगे, चाहे हम कंगले हो जाएं, हम तो महंगी चीज़ खाएंगे लेकिन इंडिया की चीज़ खाएंगे। कोई ऐसा नहीं सोचता भाई, सब अपनी अपनी पॉकेट देखते हैं। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रही थी। इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज आर कंपेल्ड टू ओपन अप देयर इकोनॉमीज टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। अब सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया था भाई, सब देश आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, इंडिया सबके साथ मिलकर ट्रेड कर रही थी। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यानी जो अभी डेवलप हो रही हैं, जैसे कि इंडिया है, उनको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ रही थी, अपने गुड्स अपने देश में इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, लाने पड़ रहे थे, बाकी सभी डेवलप्ड देशों से ख़रीदने पड़ रहे थे। एंड रेंडरिंग देयर इंडस्ट्रीज़ वल्नरेबल टू इम्पोर्टेड गुड्स, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बहुत वल्नरेबल हो गई थी हमारे देश की, क्योंकि सारे इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे थे। भाई देखो यार, पता क्या होता है, बाहर के देश से सामान सस्ता आ रहा था तो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, लोग बाहर के देश का सामान खरीद रहे थे, जिसका फ़र्क पड़ रहा था हमारे देश पे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हम अपने देश का सामान, इंडिया का सामान बाहर के देश में किसी और कंट्री में नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि अपने देश में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत महंगी हो रही थी, अपने को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। तो कोई पागल थोड़ा है सामने देश वाला इंसान जो हमारे देश का महंगा सामान खरीदेगा, तो हम तो हर तरीके से फंस गए। हमारे देश का सामान ना हमारे देश में बिके, ना कोई दूसरा देश खरीदे। चीपर इम्पोर्ट्स हैव दस रिप्लेस द डोमेस्टिक फॉर डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। चीपर इम्पोर्ट्स यानी इम्पोर्ट हमें सस्ता पड़ रहा था, बाहर के देशों का सामान हमें सस्ता पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है वो कम हो गई, यानी हमारे देश में जो बने हुए गुड्स हैं उनकी डिमांड कम होती जा रही थी।
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टर्स। और जो डोमेस्टिक इम्पोर्टर मैन्युफैक्चरर हैं, यानी जो हमारे देश की जो कंपनियाँ थी, इंडिया की जो कंपनी थी, उन्हें कंपटीशन झेलना पड़ रहा था इम्पोर्ट से। इम्पोर्ट यानी बाहर के देश का जो सामान हमारे देश में आ रहा था, उनके प्रोडक्ट को उनसे कंपटीशन लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर के देश का जो सामान था वो सस्ता था, हमारे देश का सामान जो है महंगा था, तो यहाँ कंपटीशन में हम पिछड़ रहे थे। The infrastructure facilities including power supply have remained inadequate due to the lack of investment। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पावर, बिजली की बात की जाए तो ये भी इनएडिक्वेट थी, कम थी, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करती भाई, गवर्नमेंट पैसा लगा ही नहीं रही थी हमारे देश में किसी चीज़ पे। ग्लोबलाइजेशन इज thus often seen as creating conditions for the free movement of goods and services from foreign countries। So basically ग्लोबलाइजेशन है क्या? ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आ रहे थे, और हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी हमारे देश की जो, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि देखो यार, पता क्या होगा, हमारे देश की अगर प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, तो डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी तो एम्प्लॉयज़ कम चाहिए, एम्प्लॉयज़ कम चाहिए तो नौकरियां कम निकलेगी, नौकरियां कम निकलेगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी कैसे, ये दिक्कत आ रही थी। मोर ओवर, अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज़। साथ में जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया है जो कि अभी डेवलप हो रही है, वो उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक्सेस नहीं था। यानी हम अपना सामान जाके डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में, यूके में नहीं बेच सकते थे बिकॉज ऑफ हाई नॉन टेरिफ बैरियर्स, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बैरियर्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हम नहीं बेच पा रहे थे सामान उनके देश में अपना। एग्जांपल देखो यहाँ दे रखा है कैसे। ऑल्दो ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इन्होंने सारे एक्सपोर्ट पे जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे सारे हटा दिए। भाई जितना मर्जी सामान बाहर के देशों में जाके बेचो तुम, ठीक है, गवर्नमेंट ने तो ऐसा बोल दिया था, बट यूएसए हैज़ नॉट रिमूव्ड देयर कोटा रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। लेकिन यूएसए ने क्या किया, उन्होंने अपने रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाए, उन्होंने बोला हम इंडिया और चाइना से सारा कपड़ा या जो भी है, क्लोथ है, वो अपने देश में नहीं लाएंगे, फिर हमारे देश के जो कंपनी है वो तो डूब जाएंगे, सब कुछ इंडिया और चाइना से खरीद लेंगे। उन्होंने तो रेस्ट्रिक्शन लगा ली, यानी वो अपने देश का सामान हमारे देश में तो बेच रहे थे, लेकिन हम जब सामान उनको बेच रहे थे तो वो हमसे नहीं ले रहे थे, बोल रहे नहीं हमने तो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, सॉरी। आगे बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसई। भाई हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, टारगेट सेट करती है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं इनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, यानी इनके कुछ शेयर्स जो है प्राइवेट हैंड्स में दे दिए जाएं। एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। इन 1991 to 92 इट वॉज टारगेटेड टू मोबिलाइज ₹2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन 91-92 में क्या सोचा गया कि लगभग 2500 करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी गवर्नमेंट कंपनीज़ के, लगभग 2500 करोड़ के जो शेयर्स वह हैं जो प्राइवेट हैंड्स में दे दिए जाएंगे। सो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग 3040 करोड़, मतलब टारगेट से भी ज़्यादा, इतना का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। 2017-18 में टारगेट था 1 लाख करोड़ का, लेकिन गवर्नमेंट ने 1,57 करोड़ जो है इतने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके, दैट द एसेट्स ऑफ पीएससीज हैव बीन अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। क्रिटिक्स कहते हैं भाई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इनके जो एसेट्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, यानी तुमने सस्ते में बेच दिए भाई प्राइवेट सेक्टर को, 100 की चीज़ तुमने 80 में बेच दी, तुमने गलत किया। दिस मीन्स दैट देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को लॉस हुआ, गवर्नमेंट ने सब कुछ सस्ते में बेच दिया, पब्लिक के जो भी एसेट्स हैं सस्ते में बेच दिए। मोर ओवर द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। और ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो ये पैसा आया फिर हमारे पास ये सब बेच के, हमने उसको कहाँ यूज़ किया, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शॉर्टेज हो रही थी, जहाँ जहाँ पैसों की शॉर्टेज हुई जा रही थी वहाँ पे लगा दिए सारी जगह, ठीक है, रादर देन यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीएससीज एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, ये जो पीएससी हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी, इनको डेवलप करने की सोचते यार, जो पैसा आया था वापस इनमें इन्वेस्ट करते, इनको उठाने की सोचते,
या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोचते, कहीं रोड वोड बनाने की सोचते, इलेक्ट्रिसिटी लाने की सोचते, हमारे देश की कुछ भलाई तो करते। जहाँ जहाँ बस पैसों की कमी होती गई, इन लोगों ने क्या करना था, जाके वहीं पैसे ठोकते गए, बस हो गया काम। डू यू थिंक सेलिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी? अब यहाँ पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है कि गवर्नमेंट कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दो, एसेट्स बेच दो, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इससे हम अच्छा काम कर जाएंगे? नहीं, बस ये है जैसे कि हमारे पास बहुत सारे किले हैं, बेच बेच के रोटी खा रहे हैं और उनसे कुछ यूज़ नहीं ला रहे हैं, बस वही बात हो गई यहाँ पे। रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज। अब फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब भाई जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ये एलपीजी के, इन्होंने लिमिट लगा दी कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करना है, सोशल सर्विस नहीं करनी है, लोगों की भलाई नहीं करनी है, ठीक है, कम करनी है, ये चीज़ इसमें थी। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स एवेजन। टैक्स रिडक्शन यानी गवर्नमेंट ने क्या किया था उस वक्त जब ये पॉलिसीज आई थी, टैक्स को काफ़ी रिड्यूस यानी कम कर दिया गया था। उसका एम क्या था, क्या सोच के टैक्स कम किया था कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अब लोग टैक्स नहीं छुपाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो है टैक्स काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो ये सोच के टैक्स कम किया था कि टैक्स कम होगा तो लोग फटाफट से टैक्स भर देंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स होगा तो लोग तरीके ढूंढेंगे टैक्स छुपाने के। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं यार, टैक्स तो बढ़ा ही नहीं। Also, the reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope for raising revenue through custom duties। साथ में जो कस्टम ड्यूटीज से जो टैक्स आता था भाई, उसकी वजह से जो टैक्स आ रहा था वो भी कम हो गया। ले भाई, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कम हो गया। पहले तो जो लोग टैक्स भरा करते थे वो भी कम, फिर कस्टम ड्यूटी से टैक्स आता था वो भी कम हो गया। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर। अब हमने सोचा चलो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में लेके आएंगे तो टैक्स की छूट दे देते हैं फॉरेन के इन्वेस्टर्स को कि आओ हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन हम तुमसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स और कम हो गया, ले और टैक्स कम हो गया तीसरी बार, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए और ना हम कुछ डेवलपमेंट कर पा रहे थे, ना कोई लोगों का भलाई कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। टैक्स बस कम होते ही जा रहा था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होते ही जा रहा था।